गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाले चैप्टर का, और उसमें हम बात करेंगे टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस की। देखिए, जो ये टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये बेसिकली सिंपल टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जिनके अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उस स्ट्रक्चर में सिंगल पॉलीपेप्टाइड पाया जाता है। और एक चीज और देखने की है कि जो ये टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस हैं, इनमें जो एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी है, यानी जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाली, और मिथाइलेज एक्टिविटी यानी मिथाइल ग्रुप को रिमूव करने वाली जो एक्टिविटी है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के दो अलग अलग पार्ट कंप्लीट करते हैं, यानी एक ही हिस्सा दोनों फंक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में। वो ये है कि जो ये टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस हैं, वो जनरली हेक्सान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है डीएनए के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करता है, जबकि जो दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पेंटा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या फिर ऑक्टा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए में आइडेंटिफाई करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो एक एंजाइम है, नाम है उसका PVU1, जो कि प्रोटियस वल्गैरिस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट की जाती है, और उस बैक्टीरिया में से आइसोलेट की जाने वाली ये नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये जो एंजाइम है, ये पर्टिकुलरली हेक्सान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और वो सीक्वेंस कौन सा है, वो ये है, यानी वो सीक्वेंस है CGA-TCG। इस सीक्वेंस को ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करती है। जबकि इसी बैक्टीरिया में से जो दूसरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट की जाती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम जो है वो ये है PVU2, ये इसी बैक्टीरिया से आइसोलेट की जा रही है, पर इस एंजाइम के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है वो डिफरेंट है। वो जो हेक्सान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कौन सा है, वो ये है, यानी कि CAG-CTG। पहली वाली नंबर 1 के लिए क्या था, CGA-TCG, और सेकेंड वाली के लिए CAG-CTG। तो इस सीक्वेंस को ये, इस हेक्सान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करती है, पहचान करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि जो ये टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन में अवेलेबल होती हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होता है, और इन्हें ज्यादा मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं होती है एज अ कोफैक्टर। सिर्फ मैग्नीशियम आयंस यानी Mg2+ आयन इनके कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर की तरीके से काम कर सकता है, इनके स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो ज्यादातर टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होती हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को, यानी कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड को एक ही जगह से, यानी एक ही रिकॉग्निशन साइट से कट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का एंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे कहा जाता है ब्लंट और फ्लश एंड्स। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ये ब्लंट एंड्स हैं, फ्लश एंड्स हैं, यानी कि एक ही जगह से एंजाइम ने डबल स्ट्रैंड को, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को कट कर दिया है, तो ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। इस टाइप के जो एंजाइम्स हैं जो कि ब्लंट या फ्लश एंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनके एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कि PVU2, ALU1 एंड HAE3। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि कुछ और टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो कि ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन या फ्लश एंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक ही रिकॉग्निशन साइट से कट नहीं करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स करते क्या हैं, ये एंजाइम्स अलग अलग कुछ पॉइंट दूर से कट करते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को, जिससे कि क्या होता है, स्टैगर्ड एंड्स, क्या हम कहें कि स्टिकी या कोहेसिव एंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर देते हैं। तो ऐसे एंड्स किस तरीके से दिखाई देते हैं, ये कुछ इस तरीके से इनकी अपीयरेंस हो जाती है इन स्ट्रैंड्स की, तो इन्हें स्टैगर्ड या फिर कोहेसिव या स्टिकी एंड्स कहा जाता है। तो ये जो इस तरीके के एंड्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे लगभग ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड जो ओवरहैंग्स इन्हें कहा जाएगा, तो यहाँ पर लगभग 2 to 4
और यहाँ पे भी लगभग 2 to 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। ये ओवरहैंग्स कहलाते हैं। तो जो ये रिजल्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट जो बचता है उनमें शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ तक तो जो स्ट्रक्चर बनता है ये डबल स्ट्रैंडेड है, और यहाँ पे आने के बाद में ये एरिया सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये एरिया भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, यहाँ पर जो ये एरिया बच रहा है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो ये जो ओवरहैंग्स हैं ये 2 to 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस लंबाई में होते हैं इनमें, और ये ओवरहैंग सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया बन जाता है। तो ये जो एंड्स बन रहे हैं ये स्टैगर्ड या स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स कहलाते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो एक टेबुलर फॉर्म में हमने इसे एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमने इस कॉलम के अंदर शो किया है टाइप ऑफ एंड्स, यानी कि ब्लंट एंड या फिर स्टैगर्ड एंड का फॉर्मेशन हो रहा है। बीच में हमने शो किया रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, कि पर्टिकुलर अगर एग्जांपल हम एंजाइम का लेके बात करें तो क्या उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, और फाइनली जो क्लीवेज पोजीशन हो रही है, जो स्ट्रैंड्स बच रहा है बाद में, वो कौन सा है या कहां से उसने कट किया है उस पर्टिकुलर एंजाइम में। देखिए हम एग्जांपल लेके बात करें, अगर स्टैगर्ड या स्टिकी या कोहेसिव एंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर हम एक एंजाइम की बात करें EcoR1 यानी एस्चेरिचिया कोलाई सेरोटाइप R एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, तो 5' to 3' एंड अगर ये सीक्वेंस जो इस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है GAATTC, और 3 to 5 में इसका सीक्वेंस इसके अपोजिट हम देख लेते हैं CTTAG। तो ये जो EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये G और A के बीच में कट लगाती है, पर G 5' एंड पे और जो A है उसके बाद में ATTC इस तरीके से सीक्वेंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है उसमें भी इसी तरीके से सीक्वेंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी G और A के बीच में ये कट लगा रही है। तो फाइनली हमारे पास में जो कट के बाद में स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो कुछ इस तरीके से है, जैसा हमने यहाँ पे शो किया है। इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जैसा इस डायग्राम में हमने यहाँ पे शो किया है। तो जो हमारे पास क्लीवेज पोजीशन बनती है वो ये है कि 5' एंड पे तो G बच जाता है यहाँ पे, और 3' एंड पे फिर वो OH ग्रुप यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है 3' एंड पे, जो ये CTTA बच जाएगा, और 5' एंड जो यहाँ पे डेवलप हुआ वहां पे फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ब्लंट एंड या फ्लश एंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि हम यहाँ इस डायग्राम में, छोटे से डायग्राम में देख पा रहे हैं, एग्जांपल हम एंजाइम का लेते हैं HIM3 एंजाइम। इसके लिए जो रिकॉग्निशन साइट है इसकी वो G और C के बीच में ये कट कर रहा है। अगर हम 3' 5' एंड की बात करें तो CCGG ये सीक्वेंस है, यहाँ पर भी CCGG ये सीक्वेंस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। इसने कहां पे कट किया है, यहाँ पे C और G के बीच में कट किया है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। और फाइनली हमें जो यहाँ स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये स्टिकी ब्लंट एंड्स या फ्लश एंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो क्लीवेज पोजीशन यहाँ बन रही है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास बचा हुआ पोर्शन 5' एंड पे GG, और यहाँ पे नया 3' एंड फॉर्म हो जाएगा जो कि OH ग्रुप के साथ में होगा। इसी तरीके से इधर हम बात करें तो 3' एंड पे CG बच जाएगा, यहाँ पर इस पोजीशन पे 5' एंड का फॉर्मेशन हो जाएगा नया, जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इस तरीके से स्टैगर्ड एंड ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है अगर हम एग्जांपल लेके एंजाइम्स का बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बात करें कि कुछ जो एंजाइम्स होती हैं उनमें सेम या फिर आइडेंटिकल रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज साइट की अवेलेबिलिटी होती है, यानी जो उनकी रिकॉग्निशन साइट है वही उनकी क्लीवेज साइट भी है। तो इस टाइप की जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं या टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं जिनका की रिकॉग्निशन और क्लीवेज साइट जो है वो सेम है, तो ऐसी एंडोन्यूक्लियसेस क्या कहलाती हैं, ऐसी एंडोन्यूक्लियसेस कहलाती हैं आइसोशाइजोमर्स। एग्जांपल में हम बात करते हैं HIM3 एंड HSU1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एंजाइम्स ऐसी भी होती हैं जिनका की रिकॉग्निशन साइट तो सेम है पर जो उनकी क्लीवेज साइट है या कटिंग साइट है वो डिफरेंट है, यानी कि उनमें रिकॉग्निशन साइट सेम है पर डिफरेंट क्लीवेज साइट है, यानी कट करने वाली साइट डिफरेंट है। तो एग्जांपल में हम बात करते हैं इसका
SMA1 एंड XMA1। तो यहाँ इस क्लास में हमने आज डिस्कस किया टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।